हे एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा अगेन। वेलकम टू आवर चैनल। तो भाई आज के लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं स्टार्स के बारे में। भाई क्या होते हैं स्टार्स? तो स्टार्स बेसिकली हमारे यूनिवर्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे यूनिवर्स के स्टार्स। अब ये कैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं? तो जैसे सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, वैसे ही जो स्टार्स होते हैं हमारे यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। क्योंकि जो भी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होता है यूनिवर्स के फॉर्मेशन के लिए या किसी प्लैनेट के बनने के लिए, या इवन हम जिस एलिमेंट से बने हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स स्टार्स के प्रोडक्ट हैं, या एक तरह से देखा जाए तो स्टार्स के रेमिनेंट्स हैं। ठीक है, आइए जरा देखते हैं कैसे ये सब बात सही है। तो स्टार्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। ये हमने देखा भी कि भाई स्टार्स फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे यूनिवर्स के। उनकी जो इवोल्यूशन है, देयर इवोल्यूशन and death creates elements we see around us and drive the universe development। तो भाई जो स्टार्स की इवोल्यूशन होती हैं या जब स्टार्स की डेथ होती है तो एलिमेंट्स स्कैटर होते हैं हमारे इंटरस्टेलर स्पेस में। वही एलिमेंट्स अक्यूमुलेट होके प्लैनेट्स बनाते हैं, सैटेलाइट बनाते हैं, और उन्हीं एलिमेंट से हमारी बॉडी भी बनी है। तो भाई हम भी स्टार्स के प्रोडक्ट हैं, आप भी स्टार्स के प्रोडक्ट हो। आसपास जो भी एलिमेंट्स देख रहे हो वो सब के सब स्टार्स में बने हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन से होता बनता है सब चीज। अंडरस्टैंडिंग स्टार्स इज द की टू अंडरस्टैंड आवर कॉस्मिक हिस्ट्री। हमारे कॉस्मिक हिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए आपको स्टार्स के बारे में सबसे पहले समझना होगा। अब ये एलिमेंट्स कैसे बनते हैं, तो वो समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टार में एनर्जी कैसे क्रिएट होता है भाई। तो स्टार में देखा जाए, कोई भी स्टार है उसके अंदर वो कौन सी ऐसी फ्यूल है जिसके वजह से स्टार एक तरह से शाइन करता है, इतना एनर्जी देता है। तो उस प्रोसेस का नाम है भाई न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन वो प्रोसेस है जिससे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है स्टार के अंदर। ठीक है, जिससे स्टार क्या होता है, सर्वाइव करता है और इतना ज़्यादा एनर्जी और लाइट हमें प्रदान करता है भाई। ठीक है, तो इसी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से हैवियर एलिमेंट्स बनते हैं। और जब स्टार्स की डेथ होती है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, तो उस एक्सप्लोजन के दौरान यही एलिमेंट्स स्कैटर हो जाते हैं अंतरिक्ष में, जिससे प्लैनेट्स या हम लोग बने हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं स्टेलर क्लासिफिकेशन। ठीक है, डिकोडिंग स्टार लाइट। स्टार्स के ना कुछ क्लासिफिकेशन है जो कि हम देखने वाले हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन। देन फिर हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे ल्यूमिनोसिटी क्लासेस के ऊपर। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन हम बेसिकली टेम्परेचर के बेसिस पे देखने वाले हैं, जो कि होने वाला है हॉटेस्ट टू कोल्डेस्ट। ठीक है, तो इसमें जो एक तरह से क्लासिफाई करा गया स्टार को, कुछ ऐसे क्लासिफाई करा गया है OBA FGKM। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है OBA FGKM, ये हॉटेस्ट टू कोल्डेस्ट है। ठीक है, हॉटेस्ट टू कूलेस्ट है। कैसे? इसमें जो O स्टार्ट हो रहा है वो ब्लू जाइंट्स होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हॉट होते हैं, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होते हैं। इनकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होती है। और जो इसमें सबसे लास्ट में आ रहा है M वाला, ठीक है, ये रेड ड्वार्फ्स होते हैं, सबसे कोल्डेस्ट स्टार होते हैं। ये जो बीच में आ रहा है ये मीडियम, एक तरह से एवरेज स्टार होते हैं, G टाइप स्टार कहते हैं इन्हें। जैसे हमारा सन एक एवरेज स्टार है भाई, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है। अब इन सारे स्टार्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला आता है O टाइप स्टार्स। O टाइप जो स्टार्स होते हैं वो हॉटेस्ट स्टार होते हैं। ये टिपिकली ब्लू कलर के नजर आते हैं। सेकंड जो है B टाइप स्टार। B टाइप स्टार्स कौन से होते हैं? ये भी काफी हॉट होते हैं बट इनसे कम हॉट होते हैं। ठीक है, ये तो हॉटेस्ट है, सबसे ज्यादा हॉट हो गए। ये नीचे वाले वेरी हॉट है, इनसे थोड़ा कम, ज्यादा कम टेम्परेचर होता है। अच्छा, ये भी ब्लू कलर के नजर आते हैं। ठीक है, थर्ड A टाइप स्टार होता है, इसे हॉट स्टार्स कहते हैं, इनसे तो कम टेम्परेचर होगा इसका, और ये जनरली वाइट कलर के नजर आते हैं। फोर्थ टाइप है F टाइप, इन्हें मॉडरेटली हॉट स्टार्स कहते हैं। फिर पांचवा आता है G टाइप, जैसे हमारा जो सन है वो इसी कैटेगरी में आता है। ये मीडियम टेम्परेचर वाले स्टार होते हैं, ना ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसका बहुत और ना ही कम होता है, मीडियम स्टार्स होते हैं। फिर आता है K टाइप स्टार, ये कूलर स्टार्स होते हैं, ऑफन विद द स्लाइटली ऑरेंज कलर के होते हैं। ठीक है, ऑरेंज कलर के होते हैं। सातवां M टाइप, ये कोल्डेस्ट स्टार होते हैं, कूलेस्ट होते हैं ये। ठीक है, और ये रेड कलर के होते हैं।
तो हम पहले बचपन में सोचते थे ना कि रेड कलर है तो बहुत ज़्यादा हॉट होगा, ऐसा नहीं है। रेड जो है वो एक्चुअली सबसे कूलेस्ट स्टार में आ रहा, देख सकते हैं आप, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा सबसे हॉटेस्ट स्टार होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं भाई, ठीक है। भाई हॉटेस्ट स्टार की एक पहचान होती है, वो साइज में बहुत बड़े होंगे और ब्लू कलर के होंगे, यानी कि वो जाइंट्स होते हैं एक तरह से, और वो ब्लू कलर के होते हैं। तो समझ जाना कि भाई उनमें क्या है, बहुत ज़्यादा उनका टेम्परेचर है। देख सकते हैं कुछ रेड जाइंट स्टार्स यहाँ पे दिखा रखा है, व्हाइट डॉफ स्टार दिखा रखा है। रेड सुपर जाइंट है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है। ये ब्लू जाइंट स्टार है, बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है। ऐसी कुछ ब्राउन डॉफ स्टार्स भी होते हैं, काफ़ी कम संख्या होता है इसका, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ स्टार्स यहाँ पे दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हॉटेस्ट की बात करें भाई, तो ब्लू कलर में एक रिगल नाम का स्टार है भाई, ठीक है। 25,000 केल्विन इसका टेम्परेचर है भाई, है ना। फिर ब्लू व्हाइट स्टार में सीरियस आता है, 10,000 केल्विन इसका टेम्परेचर है। फिर येलो में हमारा सन आता है, अप्रोक्सीमेटली 6,000 केल्विन के आसपास टेम्परेचर इसका। फिर ऑरेंज में आता है तुम्हारा एल्डेब्रैन, 4,000 केल्विन टेम्परेचर है। फिर रेड में आता है एंटेरस, ठीक है, इसका 3,000 केल्विन टेम्परेचर है। तो यहाँ पे हॉटेस्ट से कोल्डेस्ट आपको यहाँ पे स्टार्स को दिखा दिया गया है, ठीक है, और उनके कलर। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में भाई, तो मेन सीक्वेंस स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली देखा जाए तो इनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। एक तरह से इनको प्राइम ऑफ लाइफ कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, तो देखो भाई, जो स्टार्स होते हैं वो हाइड्रोजन को फ्यूज करवा के हीलियम बनाते हैं। आपको पता है कि भाई न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है उसमें एक कैटेगरी आता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन, भाई न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो लाइटर एलिमेंट्स कंबाइंड होके हैवियर एलिमेंट्स बनाते हैं, या दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइंड होके एक हैवियर न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उल्टा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन से, हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है। तो क्या हम स्टार को एक तरह से हाइड्रोजन बॉम्ब कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हो, बस ये फट नहीं रहा है, स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है जिसके वजह से हाइड्रोजन फ्यूज होके हीलियम बना रहा है, और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, जो किसी भी स्टार के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही एज अ फ्यूल काम कर रहा है। अच्छा, जो कि डेफिनेटली हाइड्रोजन हमारा मेन सोर्स है उस फ्यूल का। सेकेंड बात कर रहे हैं सन्स स्टेबल एनर्जी आउटपुट। कोई भी स्टार है, चाहे हमारा सन ही क्यों ना हो, उसका एक तरह से स्टेबल एनर्जी आउटपुट वो इसी प्रोसेस से, इसी एनर्जी से मिल रहा है, ठीक है। तीसरा, मैसिव स्टार ब्राइटर होता है। अभी आपको मैंने बताया जितना ज़्यादा स्टार मैसिव होगा उतना ज़्यादा वो ब्राइटर होगा, उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा और उतनी कम उसकी लाइफ स्पैन होगी। अच्छा, जो लाइफ स्पैन होता है वो वेरी करता है मास के साथ, मास पे डिपेंड करता है कि उस स्टार का क्या लाइफ साइकिल होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, जाइंट एंड सुपर जाइंट स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं। इन्हें एजिंग जाइंट्स भी कहते हैं। एजिंग मतलब एक तरह से बुजुर्ग हो रहे हैं, बुढ़े हो रहे हैं, है ना। अच्छा, जाइंट स्टार्स कब बनते हैं? जब आउटर लेयर एक्सपेंड होता है तब ये जाइंट स्टार बनते हैं। जब हाइड्रोजन कम होने लगता है ना, तो स्टार हीलियम पे रन करने लगता है, और जब हीलियम पे रन करने लगता है तो उसका जो आउटर कोर होता है एक्सपेंड करता है। जब आउटर कोर एक्सपेंड करता है, ठीक है, जब आउटर कोर एक्सपेंड करता है तो वो स्टार फिर जाइंट स्टार में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यही जब एक बार मतलब काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है, ये इसका जो मतलब एक तरह से आउटर लेयर एक्सपेंड करके काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो ये इनमें एक्सप्लोजन होती है, उसे सुपरनोवा कहते हैं। और जब यही स्टार एक्सप्लोड होता है तो इसके एलिमेंट्स आसपास बिखर जाते हैं, जिससे प्लैनेट्स वगैरह बनते हैं। या कोई दूसरा स्टार भी बन सकता है जिसको हम कह सकते हैं सेकेंड जनरेशन स्टार। जो पहले जनरेशन के स्टार जब विस्फोट हुआ उसके रेमिनेंट से या उसके बचे कुचे हिस्सों से वो स्टार बना है, उसे सेकेंड जनरेशन स्टार कहते हैं। हमारा सन भी एक सेकेंड जनरेशन G2 स्टार है, ठीक है। मतलब इससे पहले कोई और स्टार था, उसमें विस्फोट हुआ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, जिसके रेमिनेंट से हमारा सन बना है। अच्छा, सुपर जाइंट्स क्या होते हैं? ज़्यादा मैसिव होते हैं, ज़्यादा ल्यूमिनस होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाइट डॉर्फ्स के बारे में पढ़ने वाले। यार व्हाइट डॉर्फ्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब सुपर जाइंट्स जो होते हैं, ठीक है, सुपर जाइंट्स जो होते हैं, सुपर जाइंट्स जैसे कि आप रेड सुपर जाइंट्स के बारे में कह सकते हो, रेड सुपर जाइंट्स, ये जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं, जब इनके फ्यूल कम होने लगते हैं, हाइड्रोजन एक तरह से कम हो जाता है, हीलियम पे रन करता भाई इनका न्यूक्लियर फ्यूजन, तो भाई इनमें एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। इनमें एक एक्सप्लोजन होता है, उस एक्सप्लोजन को हम सुपरनोवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं। और जब ये एक्सप्लोजन होता है तो इसके आसपास के जो भी मटेरियल है, गैस पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल वगैरह है, ये सब एक्सप्लोड होके तो उड़ जाते हैं स्टेलर स्पेस में,
जो अंदर का जो कोर बसता भाई, जो अंदर का कोर बसता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, व्हाइट ड्वार्फ। और ये जो कोर है अगर चंद्रशेखर लिमिट से बहुत कम हुआ, ठीक है, अगर ये जो कोर बसता है जो स्टार का, जो कोर बचा है, अगर वो चंद्रशेखर लिमिट से बहुत ज्यादा कम होता है तब जाके व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनाता है। ठीक है, तब जाके व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनाता है। ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनाता है। तो व्हाइट ड्वार्फ स्टार देखा जाए तो एक तरह से स्टेलर रेमिनेंट्स है। ये रेमिनेंट्स होते हैं लो टू मीडियम मास स्टार्स के, मतलब ज्यादा बड़े स्टार्स के ये रेमिनेंट नहीं होते हैं। ठीक है, छोटे स्टार्स के, मीडियम साइज के होते हैं रेमिनेंट्स ये। ठीक है, सेकेंड ये अर्थ साइज होते हैं और इनक्रेडिबली डेंस होते हैं, काफी ज्यादा डेंस होते हैं, कूलिंग होते हैं और फेडिंग स्टार्स होते हैं। एक तरह से वो स्टार वो मर रहा है, खत्म हो रहा है, कुछ पल यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद यही व्हाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लो कि चंद्रशेखर लिमिट से थोड़ा सा ज्यादा हुआ स्टार का बचा हुआ कोर आफ्टर सुपर नोवा एक्सप्लोजन, तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनाता है। और अगर चंद्रशेखर लिमिट से बहुत ज्यादा बड़ा मैसिव कोर हुआ, बहुत ही मैसिव स्टार का मैसिव कोर बचा होगा, तो फिर भाई वो ब्लैक होल बनाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल, मतलब एक तरह से स्टार्स अपने ही ग्रेविटेशनल पुल के वजह से इतना सिकुड़ने लगता है, मतलब इतना ज़्यादा छोटा होने लगता है कि वो एक तरह से पॉइंट मास में, उस पूरे एंटायर स्टार का मास एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट साइज वॉल्यूम में ऑक्यूपाई हो जाता है। उसकी डेंसिटी, उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि इवन लाइट भी स्केप नहीं कर सकता। और जिस रीजन से लाइट बाहर नहीं आ सकता उसे इवेंट होराइजन कहते हैं ब्लैक होल का। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है, यहाँ से लाइट भी वापस नहीं आ सकती है। चलो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रॉन स्टार, जो कि थोड़े से ही बड़े होते हैं चंद्रशेखर लिमिट से। ये क्या होते हैं, इसकी फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कोर कोलैप्स ऑफ मैसिव स्टार्स, मैसिव स्टार्स के कोर कोलैप्स होकर न्यूट्रॉन स्टार बनाते हैं। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है न्यूट्रॉन स्टार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर न्यूट्रॉन से ही बने होते हैं, न्यूट्रॉन से बने होते हैं, एक्सट्रीमली डेंस होते हैं भाई। ठीक है, इसका एक चम्मच का वजन हमारे माउंट एवरेस्ट जितना भारी होगा। ठीक है, इसका एक चम्मच और हमारे माउंट एवरेस्ट का वजन दोनों सेम होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा डेंस होते हैं। फिर ब्लैक होल की बात करते हैं तो ये कोर कोलैप्स ऑफ मोस्ट मैसिव स्टार्स, बहुत बड़े स्टार्स के जो कोर होते हैं, जो कि चंद्रशेखर लिमिट से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, वो अपने ही ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इतना ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं, स्पेस टाइम में एक सिंगुलैरिटी क्रिएट कर देते हैं, जिससे लाइट भी स्केप नहीं हो सकता। ठीक है, और जिस रीजन से कुछ भी स्केप नहीं हो सकता, वापस नहीं आ सकता, उसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं ब्लैक होल का। ठीक है, बाकी ब्लैक होल पे एक डिटेल में लेक्चर लेके आने वाला हूँ। ठीक है, कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको ब्लैक होल के ऊपर एक डिटेल लेक्चर चाहिए तो। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स के बारे में। तो कोई भी स्टार का फॉर्मेशन हो या डिस्ट्रक्शन हो, वो शुरुआत होता है कहाँ से, स्टेलर नेबुला से। नेबुला एक तरह से बर्थ या डेथ प्लेस होता है किसी भी स्टार्स का। ये मोस्टली गैस और डस्ट ऑफ क्लाउड्स होते हैं देखा जाए तो। ठीक है, इसमें प्रोटो स्टार्स बनता है। ठीक है, इसमें प्रोटो स्टार्स वगैरह बनते हैं ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डस्ट पार्टिकल, गैस वगैरह क्या होते हैं, आपस में आते हैं, पास आते हैं, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मेन सीक्वेंस, फ्यूजन इन द कोर। कोर में फ्यूजन होता है जिसकी वजह से एनर्जी क्रिएट होती है ना। अच्छा, जो जाइंट सुपर जाइंट्स होते हैं वो एक्सपेंशन होता है उनमें और कूलिंग होता है। सुपर जाइंट्स देखा जाए तो एक्सपेंड होके बनते हैं और उस समय स्टार ठंडा होने लगता है। ठीक है, रेमिनेंट की बात करें तो जो स्टार्स की रेमिनेंट है वो 3 चीज में बन सकता है। मतलब जो स्टार का जो बचा हुआ कोर है वो या तो व्हाइट ड्वार्फ बन सकता है अगर चंद्रशेखर लिमिट से छोटा हुआ तो, अगर चंद्रशेखर लिमिट से थोड़ा बड़ा हुआ तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, अगर चंद्रशेखर लिमिट से बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ तो ब्लैक होल बनेगा भाई। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज स्टार रेड जाइंट बनाता है। ये जब फटता है यानी कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो प्लैनेटरी नेबुला बनता है। देन फिर एज अ वाइट ड्वार्फ आगे की जिंदगी गुजारता है। हमारे सन के साथ भी यही होने वाला है, क्योंकि हमारा सन भी एवरेज G2 स्टार है भाई। ठीक है, सेकेंड जनरेशन का स्टार है हमारा। ठीक है, अच्छा अगर जो मैसिव स्टार होते हैं ये रेड सुपर जाइंट बनाते हैं, ये इनमें जब सुपरनोवा ब्लास्ट होता है तो अगर मान लो इनका कोर चंद्रशेखर लिमिट से थोड़ा बड़ा हुआ तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ तो ब्लैक होल बनेगा। ठीक है, ये ब्लैक होल के आसपास ये जो रीजन देख रहे हो इसे इवेंट होराइजन कहते हैं। और यहाँ से इसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि इवन लाइट भी स्केप नहीं कर सकता। तो हम और आप तो भूल ही जाओ कि कभी वापस आ पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कॉस्मिक रिसाइकलिंग, स्टार एज अ एलिमेंट फैक्ट्रीज। भाई एलिमेंट फैक्ट्रीज हमारे स्टार क्यों, क्योंकि जो भी हैवियर एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं स्टार के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है।
जिन एलिमेंट से आप बने, हम बने, वो कहीं ना कहीं स्टार से ही बना भाई। तो हम सब स्टार्स के बच्चे हैं, संतान है, ठीक है भाई। तो न्यूक्लियोसिंथेसिस क्या है? क्रिएशन ऑफ हैवियर एलिमेंट्स किसके अंदर होता है? स्टार के अंदर होता है। सुपरनोवा, जिसके वजह से डिस्पर्जल होता है एलिमेंट्स का हमारे स्पेस में, ठीक है, जिससे प्लैनेट्स वगैरह बन रहे हैं, हम बन रहे हैं, ये भी स्टार की वजह से हो रहा है भाई। न्यू स्टार फॉर्मेशन, जैसे कि सेकंड जनरेशन स्टार वगैरह बनना, इन्हीं में ही हो रहा है। आर एग्जिस्टेंस मेड ऑफ स्टार स्टफ, हम भी स्टार स्टफ से ही बने हुए हैं, ठीक है। वी आर द प्रोडक्ट ऑफ स्टार्स, ठीक है। द साइकिल कंटिन्यूज, ठीक है, साइकिल चलते रहता है, और ऐसे ही हमारा जो कि काफ़ी की फैक्टर है हमारे इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स का, ठीक है। सो इसीलिए स्टार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे यूनिवर्स का, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यूनिवर्स के एक तरह से इवोल्यूशन में, फॉर्मेशन में, ठीक है। और जो भी एलिमेंट्स है उसका क्रिएशन कहीं ना कहीं इन्हीं स्टार्स के अंदर होता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छी लगी होगी तो अपने यार फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में। टिल देन बाय।